नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक सोलर का साइट सर्वे किस प्रकार किया जाता है। तो आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये हमारी साइट होने जा रही है और हम देखेंगे कि इस साइट पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक सोलर का सर्वे करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हम अर्थिंग कहाँ करेंगे। किसी भी स्थान पर जब आप सर्वे करने आते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि अर्थिंग कहाँ पर होगी। फ़िलहाल इस साइट पर हम देख रहे हैं तो हमें कहीं पे भी कच्चा नहीं मिल रहा है। अगर आप इस साइड और इस ओर भी आप आकर देखेंगे तो कहीं भी कच्चा नहीं है। कच्चा नहीं होने की स्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थिंग करने से पहले हमें हैमर से इस स्लैब को फुड़वा कर और फिर अर्थिंग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बाउंड्री के अंदर भी हम देख चुके हैं कहीं पर भी कच्चा नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा दूसरा विषय है जो हमें ध्यान रखने का है। तो दूसरी बात जो ध्यान रखने की है साथियों कि साइट पर मीटर कैसा लगा है और क्या मीटर के साथ एमसीबी या कटआउट्स लगे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस घर का मीटर यहाँ पर लगा है और ये नॉन स्मार्ट मीटर है। तो यानी कि हमें इस घर पे नेट मीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पर कटआउट वगैरह लगे हुए हैं। क्योंकि कटआउट वगैरह लगे हुए हैं तो हमें टर्मिनेशन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। यह है कि यह मीटर निकल कर हमारा सोलर नेट मीटर लग जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान हमको और इस बात का भी उल्लेख हमको सर्वे फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं हमारी साइट की छत पर और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि छत दक्षिण दिशा छत की कौन सी है। यहाँ के केस में दक्षिण दिशा या तो आप अपने मोबाइल में कंपास खोलकर देख सकते हैं तो आपको दक्षिण दिशा का अंदाज़ा लग जाएगा। इस तरह से मैं मोबाइल में कंपास खोलकर और यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि इस ओर दक्षिण दिशा है और इस बात की गवाही ये पीछे लगे सोलर पैनल और इस ओर लगे सोलर पैनल भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि वाटर हीटर का भी मुख दक्षिण दिशा में है। यदि कंपास ना होने की स्थिति में इस प्रकार दक्षिण दिशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इसके बाद जो हमको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है वो है छत की ड्राइंग बनाना। तो छत की ड्राइंग किस प्रकार बनेगी वो मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताने जा रहा हूँ। तो नपती करने के बाद हमें पता चला कि यह 42 फीट 10 इंच है और यह साइड 41 फीट 10 इंच के करीब है। तो इससे हमको अंदाज़ा लग जाता है कि ये साइड इस साइड के लगभग बराबर है। अब जो बाकी की चीज़ें हैं हम सारी चीज़ों की नपती करेंगे। जैसे इधर आप पानी की टंकी, वाटर हीटर, पानी की टंकी देख पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की नपती करनी है। चूँकि यहाँ पर हमें सिर्फ 5 किलोवाट लगाना है तो हमारे लिए ये जगह पर्याप्त है और हमारे जो उपभोक्ता है वो भी यही चाहते हैं कि इस जगह का इस्तेमाल हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सोलर लगाना है तो आपको पूरे छत की विस्तृत ड्राइंग बनाना अनिवार्य होता है। यहाँ के केस में हम इतनी जानकारी से यहाँ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप पूरी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें यह छत इस प्रकार आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ और फिर यहाँ से ये छत इस प्रकार चली है। ये एक रफ ड्राइंग यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर पानी की टंकी आ चुकी है। पानी की टंकी के ऊपर एक और पानी की टंकी है। यहाँ पर एक सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है और इस प्रकार सभी चीज़ों की नपती करते हुए आप यहाँ पर पानी की टंकी की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और दीवार से दूरी, ये चीज़ें लिखना ना भूलें कि दीवार से किस चीज़ की कितनी दूरी है। तब जाकर आप जगह का पर्याप्त उपयोग कर पाएंगे। यह जगह 20 किलोवाट सोलर लगाने के लिए भी पर्याप्त हो सकती है, लेकिन आप किस प्रकार जगह का उपयोग करते हैं वो एक देखने लायक बात होती है। इस कंडीशन में यह जो है इसे आप फ्लोर 1 का नाम दे सकते हैं और टंकी की हाइट लेकर इसको आप फ्लोर 2 का भी नाम दे सकते हैं। यदि आपको टंकी के ऊपर भी सोलर लगाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम अभी फ्लोर 1 नाम दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसका उल्लेख करेंगे कि फ्लोर 1 की हाइट कितनी है। चूँकि ये 2 मंजिल है तो फ्लोर 1 की जो हाइट है, फ्लोर 1 हाइट इज इक्वल्स टू, मैं लगभग 20 फीट मान लेता हूँ। और 20 फीट के बाद भी आप 4-5 फीट एक्स्ट्रा लेकर चलें ताकि कोई समस्या ना आए। यहाँ पर आपको
इन्वर्टर की जगह भी देखनी है कि इन्वर्टर कहाँ पे लगेगा। इसके बाद जो ध्यान रखने लायक बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने लायक बात यह है कि एक पैनल की जो साइज़ होती है, अभी जो सबसे लेटेस्ट पैनल चल रहे हैं उनकी साइज़ है 4 बाय 8 फीट के लगभग। 4 फीट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यदि जैसे 3 पैनल की अगर हम यहाँ पर रो लगाते हैं तो 12 फीट की जगह हम 13 फीट मानकर चलते हैं। वहीं अगर 4 पैनल की रो लगाते हैं तो 16 फीट की जगह हम 17 फीट मानकर चलते हैं, क्योंकि 4 से थोड़ा सा बढ़कर पैनल आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सर्वे करना है। अब हमने वो जो दूरी है वो नापी, तो वो लगभग 19 फीट के करीब निकली। तो उसके अंदर अंदर 17 फीट के 4 पैनल आ जाएंगे और इसी प्रकार 4 फीट की 2 रो यहाँ पर लगाना पर्याप्त रहेगा। 16 फीट अगर ऐसे खड़े भी होता है तो हमारे पास 16 फीट की ऊपर जगह रहेगी। 16 फीट से थोड़ा कम है, पर हमारे पैनल दोनों ओर से 3-3 फीट बाहर निकलते हैं, यानी पाए तो हम लगा सकते हैं। और अगर हम उसको हाइट देते हैं तो इस टंकी के ऊपर भी हमारे पैनल ख़त्म होंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो इन्वर्टर कहाँ लगेगा, वो जगह देखनी है। तो आइए हम इन्वर्टर कहाँ लगेगा उसके लिए एक वर्षा से बची हुई जगह, जहाँ पर पानी ना आए और जहाँ पर छाँव भी रहे, जहाँ पर इन्वर्टर गर्म ज़्यादा ना हो, ऐसी जगह देखेंगे। कई बार देखा गया है कि लोग पैनलों के नीचे ही इन्वर्टर को माउंट कर देते हैं, लेकिन उसमें कई सारे खतरे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए मैं तो पैनल के नीचे इन्वर्टर लगाने की सलाह नहीं दूंगा। अब छत की सीढ़ी से उतरने के बाद ये जो स्थान है, मुझे इन्वर्टर लगाने के लिए एक अच्छा स्थान मालूम हो रहा है। तो हम यहाँ पर तय कर लेते हैं कि इन्वर्टर अगर हम यहाँ लगाते हैं तो उसके बाद हमको यह देखना है कि डीसी लाइन जो आएगी वो डीसी लाइन में हमें कितना वायर लगेगा। दूसरा, एक अर्थिंग तड़ी चालक के पास से ऊपर से यहाँ तक और यहाँ से 3 अर्थिंग के वायर जाएंगे नीचे, तो अर्थिंग वायर कितना लगेगा इसका भी एक मोटा अनुमान हमें लगाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ से हमारी मेन पावर केबल जो कि आर्मर्ड केबल रहेगी वह भी चलेगी, और नीचे जो हमने कटआउट देखे थे उन कटआउट पर जाकर ख़त्म होगी। तो हमें उसका भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितने वायर केबल यहाँ पर लगेंगे। सर्वे का यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कितने वायर केबल लगेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो इस सर्वे में शामिल ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि छत की मोटाई कितनी है। क्या छत पर क्रेजी टाइल्स का काम तो नहीं किया गया, क्या छत पर कोबा तो नहीं किया गया, क्योंकि जब फास्टनर छत के अंदर जाएगा तो वह कंक्रीट में ही धंसना चाहिए। अगर वो क्रेजी टाइल्स की चूरी के अंदर धंसता है या वह कोबा की ईंट के अंदर धंसता है तो वह पकड़ नहीं बना पाएगा, और उस स्थिति में आपको 4 इंच की जगह या 3 इंच की जगह 6 इंच के फास्टनर लाने पड़ेंगे। आपकी साइड पर डिस्टर्बेंस होगा, तो आपकी साइड पर डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ से और ऊपर से जो डीसी वायर और अर्थिंग वायर आएगा उसके लिए पाइप हमें कितना लगेगा, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है।